नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का क्लास प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है वो करने वाले हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो आपका चैप्टर है वो करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए मेरे भाई, क्योंकि आज के क्लास में हम यही करने वाले हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का है, चैप्टर 1 और 2, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित, और ध्यान रहे ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले बार जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ। तो ध्यान से इस क्लास को पूरा कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने में भाई जल, कांच और प्लास्टिक प्रयुक्त होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं मिट्टी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 1 मीटर। कितना? 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर। ठीक, वहीं पर -1 डायोप्टर रहता तब वहाँ पर -100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी में जो आप देख रहे हैं +100 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ध्यान रहे मेरे भाई कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हैं होंगे 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। अभी कुछ देर पहले जस्ट अभी बताया कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम है। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 2, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I बटा sin R होता है। क्या मेरे भाई? sin I बटा sin R। तो sin I बटा sin R आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगा sin I बटा sin R, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो sin I बटा sin R आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे sin I बटा sin R, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो ये आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए sin I बटा sin R। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है भाई? उत्तल लेंस का ऊपरी मतलब बीच का सतह जो है वो उठा हुआ रहता है, यानी कि दोनों किनारे से पतला और बीच में उठा हुआ। ठीक, बीच में मोटा। ठीक, बीच में कैसा होना चाहिए? मोटा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ये आप लोग देख लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताना मेरे भाई। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा अवतल दर्पण, जो कि करेक्ट आंसर है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होगी या फिर अधिक होगी या फिर अपरिवर्तित रहती है। तो भाई पानी में डूबा उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में उत्तल लेंस की फोकस दूरी, हवा में उत्तल लेंस की फोकस दूरी, हवा का देखो, हवा का अपवर्तनांक कम होता है। मतलब हवा में जो है, सॉरी हवा का अपवर्तनांक बोल रहे हैं, हवा में जो है कुछ नहीं रहता है, निर्वात कह सकते हैं। ठीक, तो निर्वात में ये सीधा चलेगा, लेकिन ज्यों ही पानी में जाएगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात हो रही है। किसकी? फोकस दूरी की। यानी कि हवा में उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो रहेगी, क्या वही फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पानी में भी रहेगी? तो नहीं, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा। ठीक, अपरिवर्तित रहती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि बदलती रहती है,
गलत हो जाएगा, ठीक। अपरिवर्तित रहती है मतलब बदलता नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बदलता है। तो कैसा होगा, कम हो जाएगा। जो ही उत्तल लेंस को हम पानी में ले जाएंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में जितना था उससे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे कम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस। आप कौन सा जो है लेंस लेना प्रीफर करेंगे, कौन सा लेंस आप चाहेंगे कि हम ये लेंस ले, ताकि हम शब्दकोश में जो छोटे अक्षर है उसको अच्छे से पढ़ पाए, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस होगा वो हम लेना पसंद करेंगे, ठीक। क्योंकि 50 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया ना भाई, लेकिन उत्तल लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, तो उत्तल लेंस यहाँ पर लेंगे, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी में जो आप देख पा रहे होंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला का उत्तल लेंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आप देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लिए। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। अब ये लोग तो आप लोग पढ़े हुए हैं, फटाफट से बताना अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो आप देख पा रहे हैं अवतल दर्पण, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। यानी कि डॉक्टर जो है मरीजों के दांत गला को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। लेंस की बात कर रहा है, किसका, लेंस का। तो अपसारी लेंस कौन कहलाएगा, फटाफट से बताना। अपसारी लेंस अवतल लेंस कहलाएगा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। वहीं पर अपसारी दर्पण कहता, अपसारी दर्पण तब उत्तल दर्पण, ठीक। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो आप देख पा रहे हैं अवतल लेंस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अपसारी लेंस किसको कहेंगे, अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या चीज़ मापने की ज़रूरत है। अगर दर्पण की फोकस दूरी प्राप्त करना है तो क्या चीज़ मापेगा प्रयोगकर्ता। तो प्रयोगकर्ता मापेगा क्या चीज़, वो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। जब तक ये दोनों दूरी मापेगा उसके बाद ही उसे क्या पता चलेगा, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष या फिर ये प्रधान अक्ष, ठीक। तो यहाँ पर आप फटाफट से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी वृत्ताकार गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास पूछ रहा है। व्यास क्या कहलाएगा, तो व्यास यहाँ पर भाई प्रधान अक्ष ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। तो यहाँ पर जो है, सॉरी द्वारक हम देख पा नहीं रहे थे। एक्चुअल में होता क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर जैसे ये दर्पण हुआ, ठीक। तो यहाँ पर दर्पण के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ जो है यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं भाई तो इसको इरेज कर लेते हैं अच्छे से। एक सेकेंड रुक जाओ मेरे भाई, अच्छे से इरेज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है ना हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से बता सकें, ठीक। तो ये हो गया इसका, क्या बोल सकते हो आप, उत्तल लेंस का कह सकते हैं द्वारक, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे,
वो क्या चीज़ देखेंगे तो वो हम बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे वो यहाँ पर इसको कहेगा प्रधान अक्ष। सॉरी भाई, यहाँ पर देखो इसको कहेगा प्रधान अक्ष, ठीक। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास का, तो ये पूरा हो जाएगा तो प्रधान अक्ष, लेकिन ये पूरा व्यास तो नहीं होगा, व्यास से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये तो प्रधान अक्ष हो गया। लेकिन व्यास की जब बात करेंगे तो व्यास तो ये भी हो सकता है, ये भी व्यास हो सकता है। तो ये जो दूरी होती है इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, यानी कि बिंदु ए यहाँ पर बनाए तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी को हम कहेंगे द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। समझ में आ गया मेरे भाई? मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर फिर हम चाहे तो इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से बता दें। तो ये जो आपका आ रहा है ये दूरी, ठीक। अब यहाँ पर अगर बिंदु ए मान ले, यहाँ पर बी मान ले, तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी जो है ये आपका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ठीक। लेकिन वही ये जो लाइन जा रही है जो अभी हम खींच रहे हैं, ये लाइन आपका प्रधान अक्ष कहलाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के जवाब देना चाहिए, हमने मिस्टेक किया। तो यहाँ पर जो है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक को सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे होंगे गोलीय दर्पण का द्वारक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। फोकस दूरी F बराबर R/2 आप लोग पढ़े होंगे, फटाफट से बताना। F बराबर R/2 याद है, F बराबर R/2। अब F फोकस दूरी हो गया, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 32 का आधा कर लो मेरे भाई। तो R की जगह पर हम क्या लिख देंगे भाई 32, तो 32/2। अब 2 से काटोगे तो भाई 16 मरतबे, तो यहाँ तक कट जाएगा अच्छे से। तो 16 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी। अब 16 में ध्यान देना है कि प्लस वाला होगा या फिर माइनस वाला, प्लस वाला या फिर माइनस वाला। तो ध्यान रखना उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, किसका? उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण धनात्मक होता है, कैसा होता है? धनात्मक। तो यहाँ पर प्लस 16 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, प्लस 16 सेंटीमीटर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। समझ में आ गया मेरे भाई? अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक की बात की जाए तो आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। क्या? मात्रक विहीन होता है। आवर्धन मात्रक विहीन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो आप देख पा रहे हैं मात्रक विहीन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टॉर्च एवं वाहनों की उग्र दीपों यानी कि हेडलाइट्स जो है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्च हो या फिर वाहन हो, इसके हेडलाइट्स में जो है वो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे अवतल दर्पण, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया मेरे भाई? अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ध्यान से देखना। वाहनों के साइड मिरर के रूप में यानी कि पीछे देखने के आईने के रूप में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो ज्यों ज्यों नज़दीक आती जाएगी गाड़ी का आकार बढ़ता जाएगा। तो जो वाहन चला रहा है चालक जो है वो समझ जाए कि गाड़ी हमारे नज़दीक, बहुत नज़दीक आ चुका है, तो वो साइड देगा, ठीक। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में भाई 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस हैं। और दर्पण में 1 फोकस। लेंस में कितने फोकस? 2 फोकस, लेकिन दर्पण में 1 फोकस। तो लेंस में कितने फोकस हो जाएंगे मेरे भाई? 2 फोकस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कर दे ताकि आपको क्लियर देखे, ठीक।
तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है मेरे भाई? डायोप्टर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में, तिरछी नहीं, सीधी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने किस एक वस्तु को रखा गया है। ठीक, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। भाई उत्तल दर्पण के सामने जब भी किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? काल्पनिक, यानी कि आभासी। ठीक, कैसा होगा? आभासी या फिर कहिए काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र आप लोगों को पता होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ये वाला सूत्र आप लोगों को याद है मेरे भाई? फटाफट से बताना भाई, ये वाला याद है? तो यही वाला सूत्र करेक्ट आंसर होगा। देखो भाई किस में है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए, चलो भाई ऑप्शन नंबर ए हो गया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे? देखो भाई, अपसारी लेंस किसको कहेंगे? अवतल लेंस को। अपसारी लेंस अवतल लेंस, लेकिन अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस किसको कहेंगे? उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। किसी भी दूरी पर, तो वो दर्पण है। भाई दर्पण के सामने किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा तो वो दर्पण या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, क्योंकि उत्तल और समतल दर्पण में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, या तो समतल या फिर उत्तल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो इसमें तो भाई प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा? निर्वात में। किस में होगा? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में ही जो है सबसे कम कण रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होगी। निर्वात मतलब कुछ नहीं, और जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ तो प्रकाश बहुत तेज़ी से गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को किस जगह पर रखें ताकि प्रतिबिंब जो है हमें उल्टा, वास्तविक यानी कि रियल और समान आकार मतलब बराबर आकार का बने। ठीक, जैसा वस्तु का आकार है वैसा ही आकार बनना चाहिए। ठीक, तो वो जो है वक्रता केंद्र पर अगर हम अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो जैसा वस्तु जैसा दिखने में लग रहा है वैसा ही दिखेगा, लेकिन उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, वक्रता केंद्र, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी अच्छे से देख पा रहे होंगे, करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और ह्रासित होता है, मतलब सीधा तो रहेगा लेकिन छोटा रहेगा। ठीक, कैसा? छोटा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे, सीधा एवं ह्रासित, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीधा एवं ह्रासित करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, कितना? +20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है?
उत्तल है या फिर अवतल है या फिर समतलोत्तल है। तो देखो भाई, अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, क्या धनात्मक फोकस दूरी हो या फिर वक्रता त्रिज्या हो, ठीक। अगर वो धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक है, तब तो उत्तल दर्पण, कैसा, उत्तल दर्पण। अगर वो ऋणात्मक है तब अवतल दर्पण। ध्यान हो है आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर प्लस में है, कैसा है, प्लस में है, तो भाई यहाँ पर तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाई प्लस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण में आएगा। किस में आ जाएगा, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अब क्लियर दिखेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, अपवर्तन, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बाल्टी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना किसके कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन। पानी में रखा हुआ पेंसिल का टेढ़ा दिखना किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट में रखा कीजिए, ठीक मेरे भाई। बाकी आज की क्लास तो हुआ एंड, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही था। तो आज के क्लास को यहीं तक रहने देते। बाकी यहाँ तक क्लास किए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम तक आप लोगों के लिए इस पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर सभी मिलेंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप ये काम करेंगे, और दोस्तों के साथ वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ज़रूर मेरे भाई। तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यानी कि अब आपका जो चैप्टर आने वाला है वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर काम हो रहा है, वो भी बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक। तो टेंशन नहीं लेने का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, बहुत जल्द ही आएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर मेरी बात को समझ गए होंगे। बाकी आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।